हेलो बच्चों, हमारा जो सेकंड चैप्टर था मापन एवं मात्रा वो समाप्त हो चुका था। अब हम, क्योंकि जो आपका पहला और दूसरा चैप्टर था भौतिक जगत और मापन एवं मात्रा, वो आपकी फिजिक्स की उसमें सामान्य जानकारी थी। हमने अभी फिजिक्स पढ़ना आरंभ नहीं किया है। वो तो आपका था भौतिक राशियों को कैसे व्यक्त करते हैं, उनको कैसे मेजर करते हैं, मेजर में क्या क्या गलतियाँ होती है, वो सारी चीज़ें थी। फिजिक्स तो हम पढ़ना आरंभ करेंगे, लेकिन फिजिक्स को आरंभ करने से पहले, फिजिक्स का ऑपरेशन करने से पहले हमें टूल बॉक्स चाहिए। जैसे किसी गाड़ी के इंजन को खोलना है तो हमें पाना, पेचकस, प्लास, पूरा टूल बॉक्स चाहिए। इसी तरह से हमें फिजिक्स को पढ़ने के लिए एक टूल बॉक्स की आवश्यकता होती है। और वो टूल बॉक्स क्या है? वो है मैथमेटिक्स। बिना मैथमेटिक्स के हम फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते। मैथमेटिक्स इज द फादर ऑफ फिजिक्स। हम मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। अब आप कहोगे साहब हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ जरूरी है, गणित के लिए। ठीक, अब उसमें कौन कौन सी गणित मुख्यतः काम आएगी? जो आपने पढ़ रखा वो तो काम आएगी, लेकिन उसके अलावा कुछ विशेष गणित और काम आएगी जो आपने अब तक नहीं पढ़ी है। ठीक, तो उसका आरंभ करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपकी अवकलन गणित। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो इसको अलग से भी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट है वो अलग नहीं पढ़ सकते। इसलिए उनको हम बता रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आपकी बुक्स में तो बहुत थोड़ा सा जनरली फॉर्मूले दे रखे हैं, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप पूरी तरह समझ नहीं पाओगे। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखें और ताकि आपको अवकलन समझ में आए कि अवकलन या डिफरेंशियल होता क्या है। देखिए बच्चों, भौतिक राशियों को परिवर्तनशीलता के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो आपका अचर या कांस्टेंट, इसका हम बोलते हैं कांस्टेंट, और दूसरा है चर या वेरिएबल। और जो वेरिएबल है ये भी दो प्रकार के हो जाते हैं। एक आपका स्वतंत्र चर अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं अचर की या कांस्टेंट की। वह राशि जो परिवर्तित नहीं होती है, आपके समय के साथ क्या रहे, नियत रहे, उसको हम क्या कहेंगे? अचर। ठीक, अब अचर भी दो प्रकार के, एक हमेशा ही नियत रहेंगे, जैसे आपकी पाई। अब मैं पाई से पूछूं तो आपको सर इसकी वैल्यू 22/7 होगी, कभी 23/7 तो नहीं होगी ना। तो ये क्या आपका, ये एक अचर है और हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक, जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G = 6.67 गुणा 10⁻⁻11, ये आपका क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये हमेशा परमानेंटली आपका नियतांक रहेगा, अचर रहेगा। लेकिन कुछ ऐसी राशियां हैं जो एक परिस्थिति में कांस्टेंट हो सकती है, दूसरी परिस्थिति में चर भी हो सकती है। वो कौन सी है? जैसे आपने ओम का नियम पढ़ा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब आदि, लंबाई, प्रस्काट आदि नियत रहे तो विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, या V = RI, R समानुपाती का नियतांक है। तो जो ओम का नियम लिखते हैं तो एक नियतांक, अर्थात कौन सी शर्त पूरी हो? चालक की लंबाई नहीं बदले, अनुप्रस्काट नहीं बदले, ताप नहीं बदले, ठीक, आदि कांस्टेंट रहे तो R क्या है? कांस्टेंट। लेकिन यदि लंबाई बदले, अनुप्रस्काट बदले या ताप बदल जाए तो फिर ये चर राशि बन जाएगी, क्योंकि R समानुपाती L/A, L बदलेगा R बदल जाएगा। तो R कभी आपका चर भी हो जाएगा और कभी अचर भी। ठीक, ये कंडीशनल कांस्टेंट है, कंडीशन के अनुसार चर भी होगा और अचर। लेकिन आपका G है, पाई है या कोई संख्या है, वो आपके हमेशा ही कांस्टेंट रहेंगे। तो ये तो होगी आपकी अचर। अब चर राशियां वे होती हैं जो परिवर्तनशील होती है, जो बदलती है। जैसे आपका टाइम, अब टाइम तो बदलता लगातार, ये थोड़ी है टाइम को रोक दिया। तो आपका समय कैसा है? चर। आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी की स्पीड कैसी है? चर। गाड़ी की स्पीड बदल रही है। ठीक, आपकी गाड़ी की पोजीशन बदल रही है, अब यहाँ थी, थोड़ी देर बाद दूसरी जगह होगी। तो ये सब की सब कैसी है? चर राशियां।
अब चर राशियां भी दो प्रकार की होगी। एक स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर वो चर है जो दूसरे चरों पर निर्भर नहीं कर रहा। जैसे समय है, तो समय गाड़ी की चाल पर निर्भर नहीं करेगा। यदि आप गाड़ी को रोक दो, स्पीड को कम कर दो, तो समय धीरे नहीं चलेगा या समय तेज नहीं चलेगा, वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। तो समय कैसा हुआ? स्वतंत्र चर। तो वे चर राशियां जो दूसरे चरों पर निर्भर नहीं करती हैं वो क्या कहलाएंगी? स्वतंत्र चर। लेकिन एक चर वो होते हैं जो दूसरे चरों पर निर्भर करते हैं। जैसे आपकी गाड़ी की चाल है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है। एक टाइम था तो चाल अलग थी, दूसरा टाइम आया चाल अलग हो गई। तो आपकी चाल या वेग कैसा है? परतंत्र चर। गाड़ी की पोजीशन कैसी है? परतंत्र चर। तो वे चर जो दूसरे चरों पर निर्भर करते हैं वो आपके परतंत्र चर या डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। तो चर राशि आपकी दो होगी। सामान्यतः स्वतंत्र चर को हम एक्स से लिख देते हैं और परतंत्र चर को हम वाई से डिनोट कर देते हैं। उदाहरण जैसे टाइम है, ये तो सिंबल है। टाइम आपका कैसा है? स्वतंत्र चर। और आपकी गाड़ी की पोजीशन वेग क्या है? परतंत्र चर। ठीक, तो इस तरह से आपके चर राशियां हो गई। तो ये तो आपका चर और अचर राशियां। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए अब हम बात करते हैं अवकलन गणित कि अवकलन गणित क्या है। गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें स्वतंत्र चर, माना उसको किससे लिखते हैं? एक्स। कोई जरूरी है तो सिंबल है। स्वतंत्र चर एक्स के सापेक्ष परतंत्र चर, माना उसको वाई से लिख दें, वाई के क्षणिक परिवर्तन की दर, क्षणिक परिवर्तन की दर का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहेंगे? अवकलन। तो उसमें क्या करेंगे कि स्वतंत्र चर में यदि कोई हम अल्प परिवर्तन करें, बहुत ही कम, समझ में आ गया? लगभग जीरो के निकट। यदि हमने पढ़ा था कि परतंत्र चर वो चर होते हैं जो स्वतंत्र चरों पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब स्वतंत्र चर एक्स बदलेगा तो परतंत्र चर क्या बदलेगा? वाई भी बदलेगा। तो यदि स्वतंत्र चर में अति अल्प परिवर्तन करें तो परतंत्र चर में भी परिवर्तन होगा, तो वो परिवर्तन की दर होगी। ठीक, उसको हम क्या कहेंगे? अवकल गुणांक या अवकलन कहते हैं। ठीक, अब इसमें एक शब्द आएगा आपका फलन या फंक्शन। ये क्या होता है? ठीक, आप देखिए, ध्यान दो बच्चों, 10वीं क्लास में आपने बहुपद पढ़े हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, पढ़े 10वीं में बहुपद। यह आपका बहुपद है। ठीक, अब ये जो बहुपद है इस p की जगह में क्या कर दूं? यहां लिख दूं y लिख दूं। तो ये आपका y क्या है? परतंत्र चर। तो y क्या है? x का फलन है। यदि कोई परतंत्र चर y स्वतंत्र चर x पर निर्भर करता है। ठीक, यदि कोई परतंत्र चर y x पर इस प्रकार निर्भर करे कुछ शर्तों के साथ। कब? नंबर फर्स्ट, स्वतंत्र चर x के प्रत्येक मान के संगत परतंत्र चर y का केवल एक मान, यह शर्त पूरी होनी चाहिए। बताते हैं हम उदाहरण द्वारा। दूसरा, स्वतंत्र चर x के प्रत्येक मान के संगत परतंत्र चर y का परिमित मान, फाइनाइट, अनंत नहीं होना चाहिए, परिमित मान हो। यदि ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हो तो आपका
परतंत्र चर और स्वतंत्र चर का जो रिलेशन है वो क्या होगा, आपका फलन होगा। अब देखिए उदाहरण के लिए यदि y बराबर मैं ये लिख दूं एक्स स्क्वायर, तो आप x का कोई भी मान रखो, y का केवल एक ही मान आएगा, ठीक। और यदि स्वतंत्र चर x का कोई भी मान रखो, 0 से ले कुछ भी रखो, तो आपका y का क्या होगा, परिमित मान आएगा, अनंत नहीं आएगा। लेकिन उल्टा हो जाए तो, लेकिन यदि ऐसे लिख दें तो y किसका फलन है, x का। अब लेकिन यदि ऐसे लिख दें x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर y, या x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट y, तो अब देखिए अब ये फलन नहीं है। यदि हम x को तो परतंत्र कह दें और इसको स्वतंत्र बोले तो आपका x y का फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप y की जगह 4 रखोगे तो आपके x के दो मान प्राप्त होंगे, +2 और -2, तो ये आपका फलन नहीं होगा। तो ये शर्त आपकी पहले वाली शर्त पूरी नहीं हुई। इसी तरह से यदि मैं लिख दूं कि y बराबर 1/x-2, तो ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की जगह यदि मैं 2 रख दूं तो 2 - 2 0, 1/0 का मान क्या हो जाएगा, अनंत। तो x बराबर 2 रखने पर y बराबर क्या हो गया, अनंत, अतः ये फलन नहीं है। लेकिन यदि इसमें एक शर्त लगा दूं मैं यहाँ पर कि x इज नॉट इक्वल टू 2, इस शर्त के साथ लिखूं तो फिर ये फलन हो जाएगा। आपको ज्यादा डिटेल नहीं जाना, इससे कोई ज्यादा आपका उपयोग नहीं है। आप तो ये ध्यान रखो कि जो y और x में संबंध है वो ये एक फलन है, ठीक। लेकिन ये शर्तें, यदि ये शर्तों का उल्लंघन होता है तो उस संबंध को हम फलन नहीं कहेंगे। और चलते हैं थोड़ा आगे, देखो अब देखिए बच्चों, आपका आगे चल रहा है कि हम फलनों के उदाहरण लेंगे। जैसे अब फलन को व्यक्त कैसे करते हैं कि यदि y परतंत्र चर y, यदि परतंत्र चर y स्वतंत्र चर x का फलन है, तब हम इसको इस तरह लिखेंगे y बराबर fx, ठीक। ये क्या है, y बराबर fx। जैसे उदाहरण के लिए आपका y बराबर ये है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो y किस पर निर्भर कर रहा है, x पर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y की जगह लिख सकते हैं fx x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। उसी तरह से जैसे 10वीं में आपने बहुपद लिखे थे, बहुपद का हमको लिखा था p से, p मीन्स पॉलिनोमियल बहुपद और f मीन्स फंक्शन। जैसे आपने बहुपद का मान निकाला था, यहां भी होगा f1 का मान 1 का स्क्वायर 3 1 प्लस 2 1 प्लस 3 प्लस 2, कितना हो गया 6, f1 का मान 6। ऐसे x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रख देंगे, x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 रख देंगे, तो ये किसके मान आ जाएंगे, फलन के मान आ जाएंगे। और इस तरह का जो फलन होगा उसे हम कहते हैं बहुपदीय फलन, क्योंकि ये बहुपद है। ये क्या है आपका, बहुपद, इसलिए इस फलन का नाम क्या हो गया, बहुपदीय फलन। इसी तरह से जैसे y बराबर ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये किसका फलन है, थीटा का। स्वतंत्र चर क्या है, थीटा, इसको ऐसे लिखेंगे y बराबर f थीटा। कोई जरूरी हम ऐसा x लिखें, तो ये क्या हो गया, f थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये किसका फलन है, थीटा का। जैसे थीटा बराबर में 30 डिग्री रख दूं तो f 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान
√3/2 ये इसका माना जाएगा। ये इस तरह का जो फलन है वो त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक, ऐसे यदि हो जाए y बराबर e की घात x, तो ये आपका fx बराबर e की घात x, इसको हम चर घातांक फलन कहते हैं। e के ऊपर, अब e क्या होता है बाद में बताएंगे जब आएगा फलन, इसको बोलते हैं चर घातांक, क्योंकि आपकी चर राशि है वो घात के रूप में, इसलिए इसे कहेंगे चर घातांकीय फलन। तो ये कौन सा हो गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चर घातांकीय फलन। यदि ऐसा हो y बराबर log x², इसको कहते हैं लॉगरिथम फंक्शन या लघुगणकीय फंक्शन। तो आपके फलन कई प्रकार के होते हैं, बहुपदीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, चरघातांकीय फलन, लघुगणकीय फलन। फलन मीन्स होती है निर्भरता, स्वतंत्र चर बदले तो परतंत्र चर बदले, तो ये जो निर्भरता है यही क्या है? आपका फलन है। अब हम आते हैं स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर में परिवर्तन की बात करते हैं कि स्वतंत्र चर में जब बदलाव करें तो परतंत्र चर में कैसे बदलाव होता है उसकी बात करते हैं। अब देखो बच्चों, स्वतंत्र चर x के सापेक्ष परतंत्र चर y के औसत परिवर्तन की दर वो कैसे है? माना y बराबर fx, समीकरण नंबर 1, y किसका फलन है? x का, x बदलेगा तो y बदल जाएगा। ठीक, अब ध्यान दो, एक होता है डेल्टा x, माना किस x का पहले मान था x1 और बाद में हो गया x2 बढ़ के, तो बदलाव कितना हुआ? x2 माइनस x1, इसको बोलते हैं हम डेल्टा x। डेल्टा x मीन्स इसको इस तरह डेल्टा ये भी लिख देते हैं, कई जगह आपको ये डेल्टा x ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो चाहे आप डेल्टा x ऐसे लिखो चाहे डेल्टा x ऐसे लिखो। ठीक, इसका मतलब होता है परिवर्तन, अल्प परिवर्तन। तो पहले माना चर स्वतंत्र चर का मान कितना था? x1 और बाद में कितना हो गया? x2, तो बदलाव डेल्टा x कितना हुआ? डेल्टा x हो गया x2 माइनस x1, तो x2 बराबर क्या हो गया? x1 प्लस डेल्टा x, प्रारंभिक मान प्लस बदलाव। तो इस चीज का थोड़ा सा हम उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या उपयोग करते हैं देखो, कि माना x के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा x करने से x का नया मान क्या होगा बताओ? वृद्धि कर दे तो x का नया मान हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। तब माना भी x बदल रहा है तो y भी बदलेगा, माना x बदला तो y का मान, माना y का मान y प्लस डेल्टा y हो जाता है। x बदला, x को बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया हमने डेल्टा x, तो y भी क्या हो गया? y प्लस डेल्टा y। तो y प्लस डेल्टा y का मान क्या होगा? तब y प्लस डेल्टा y, क्योंकि x का मान रखने पर y का मान आ जाता है, तो जब x का बढ़ा हुआ मान यहाँ रखेंगे तो y का बढ़ा हुआ मान आ जाएगा। ये रहा y का बढ़ा हुआ मान, वो कितना होना चाहिए? x से क्या रखेंगे? x का बढ़ा हुआ मान, ये रखते हैं। इस समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाओ तो क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा y माइनस y बराबर f x प्लस डेल्टा x। ये गुणा नहीं है बच्चों, ये फंक्शन है। ये तो ये बताता है कि आपका फलन किस पर? x पर डिपेंड कर रहा है। माइनस fx, y से y कैंसिल, तो y में परिवर्तन डेल्टा y क्या हुआ? फलन का बाद का मान माइनस फलन का पहले का मान, दोनों तरफ डेल्टा x का भाग दे दो तो क्या हो गया? डेल्टा x। तो ये आपका डेल्टा y बटा डेल्टा x, इसे कहते हैं स्वतंत्र चर x के सापेक्ष परतंत्र चर y के औसत परिवर्तन की दर। डेल्टा y बटा डेल्टा x बराबर f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इस फॉर्मूले के द्वारा हम बाद में इसको यूज करेंगे। ठीक, तो ये क्या है? आपके
स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के औसत परिवर्तन की दर। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र चर x के सापेक्ष परतंत्र चर y के क्षणिक परिवर्तन की दर के औसत नहीं, अब कौन सा हो गया, क्षणिक, या जिसे हम तात् क्षणिक कहते हैं, तात् क्षणिक परिवर्तन की दर या अवकल गुणांक, उसे क्या कहते हैं, आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और उसको डेल्टा वाई बाई डेल्टा लिखेंगे, उसे लिखेंगे dy बाई dx, बटा नहीं बोलेंगे, dy बाई, ये अलग अलग चीज नहीं है, dy बाई dx। तो ये आपका अवकल गुणांक है। ये क्या होता है इसको बताते हैं, ये हमारे काम की चीज है। और दोनों में अंतर क्या है ये भी हम आपको उदाहरण द्वारा बताएंगे। तो देखो, आपका औसत परिवर्तन दर क्या आएगी, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब क्या है कि स्वतंत्र चर एक्स में क्षणिक बहुत ही छोटा सा परिवर्तन करे, अर्थात पहले मान x1 बाद में x2, तो x2 माइनस x1, ये क्या है डेल्टा x। ये परिवर्तन अल्प कब हो, जब दोनों बिल्कुल पास हो, अर्थात डेल्टा x का मान 0 के पास, 0 के निकट, ठीक। तो इसको हम कहते हैं अल्प परिवर्तन। इसलिए दोनों तरफ हम क्या करें, दोनों तरफ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब है कि डेल्टा x 0 नहीं है, लेकिन 0 के अति निकट, 0 के अति निकट है, ठीक। ये हो गया है लेने पर, तो ये लिमिट लगाए दोनों तरफ, ये शर्त लगा दें, तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बटा डेल्टा x बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक। तो ये शर्त लगाने के बाद में ये जो राशि आ गई, ये जो राशि, ये x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक कहलाता है। इसे ही कहते हैं dy बाई dx, क्योंकि हमने क्षणिक वाली शर्त लगा दी है डेल्टा x टू 0 कि x2 और x1 में कोई अंतर नहीं है, लगभग 0 के निकट है। वो क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, सॉरी लिमिट लगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू, यहां पर लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये आपका है अवकल गुणांक का फॉर्मूला है। ये क्या है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के क्षणिक या तात् क्षणिक परिवर्तन की दर या अवकल गुणांक। तो हम अवकलन गणित में dy बाई dx इसी का मान, आपको फलन दिया होगा, फलन को आपको इसका ये मान निकालना है, तो ये आपके परिवर्तन की दर है। जैसे उदाहरण के लिए, चलो अब यहां तक आप पढ़ो, आप इसे या थोड़ा एक बार पढ़ोगे, 2-3 बार वीडियो को देखोगे, तब आपको आगे की चीजें इंटरेस्टेड भी लगेंगी और समझ में आएंगी। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।